नमस्कार। कक्षा 11 अध्याय 7 क्रमचय एवं संचय मॉड्यूल 3 में आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 3 में करेंगे क्रमचय सूत्र। कुल n वस्तुओं में से कुछ r को लेकर बने क्रमचय जब पुनरावृत्ति की अनुमति है। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। प्रमेय 3 n वस्तुओं के क्रमचय की संख्या जहां p वस्तुएं समान प्रकार की हैं। प्रमेय 4 उपरोक्त प्रमेय का व्यापक रूप तथा संबंधित प्रश्नों का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। क्रमचय जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। प्रमेय 1 n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक npr के रूप में निरूपित करते हैं, जहां r शून्य से बड़ा तथा n से छोटा या बराबर हो सकता है तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पर यह संबंध npr बराबर n गुणा n घटा 1 गुणा n घटा 2 डैश डैश गुणा n घटा r जमा 1 के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसा कि हमने अपने पिछले मॉड्यूल में सीखा था। अब यह सूत्र या संबंध बहुत मुश्किल लगता है समझने में, याद करने में। इसके लिए हम एक सूत्र की व्युत्पत्ति सीखेंगे npr के लिए सूत्र। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है npr बराबर n क्रम गुणित बटा n घटा r क्रम गुणित। इसे कैसे प्राप्त करेंगे? इस संबंध को हम इसके अंश और हर को परिमेयकरण करेंगे n घटा r के क्रम गुणित से। n घटा r का क्रम गुणित अर्थात n घटा r गुणा n घटा r घटा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस संबंध से हम इस संबंध को ऊपर नीचे गुणा अर्थात परिमेयकरण करेंगे तो हमें यह संबंध प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारे पास अंश में ये जो संबंध आया, इस पूरे संबंध को हम n क्रम गुणित के रूप में लिख सकते हैं और नीचे हमारे पास है ही n घटा r का क्रम गुणित। इस प्रकार हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ npr बराबर n क्रम गुणित बटा n घटा r क्रम गुणित। इस प्रकार npr बराबर n क्रम गुणित बटा n घटा r क्रम गुणित, जहां r 0 से बड़ा और n से छोटा या बराबर है। ये बहुत ही सुविधाजनक व्यंजक है। अब विशेष रूप से जब r बराबर n हो, यानी ऐसी परिस्थिति जितनी वस्तुएं हमें दे रखी हैं n वस्तुएं, उनमें से हमें सभी का चयन करना हो, यानी r बराबर n, तब हमारा ये सूत्र हो जाएगा n क्रम गुणित बटा n घटा n क्रम गुणित अर्थात शून्य क्रम गुणित। तो n क्रम गुणित बटा शून्य क्रम गुणित हो जाएगा n क्रम गुणित बटा 1, क्योंकि हम जानते हैं शून्य क्रम गुणित 1 होता है, जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा था। तो npn हो गया n क्रम गुणित। ये क्रमचयों की गणना केवल उन तरीकों की गणना है जिनमें एक समय में कुछ अथवा सभी वस्तुओं का विन्यास किया गया है। कुछ अर्थात r जब हम n से छोटी वस्तुएं ले लेते हैं, और सभी यानी r की जगह पर जब हम n वस्तुएं सभी वस्तुएं ले लेते हैं। अब एक भी वस्तु के बिना विन्यास की संख्या क्या होगी? एक भी वस्तु के बिना का अर्थ ये है कि यदि हमारे पास n वस्तुएं हैं और हम में से किसी भी वस्तु का चयन नहीं करना, तो हम उसे किस प्रकार कर सकते हैं? ऐसा केवल एक ही तरह से हो सकता है। देखिए कैसे। n वस्तुओं में से हमने किसी भी वस्तु का चयन नहीं करना, अर्थात n क्रम गुणित बटा n घटा शून्य क्रम गुणित सूत्र के अनुसार, जो कि हमें देगा n क्रम गुणित बटा n क्रम गुणित, जो कि होगा 1। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि सभी वस्तुओं के बिना या फिर सभी वस्तुओं को छोड़कर विन्यास कितनी तरह से हो सकता है? वो केवल एक ही प्रकार हो सकता है। अतः सूत्र npr बराबर n क्रम गुणित बटा n घटा r क्रम गुणित शून्य के लिए भी
मान्य है या लागू है। तो यहाँ पर सूत्र में हम यहाँ पहले केवल शून्य आर शून्य से बड़ा था, अब आर शून्य के बराबर भी है। तो चलिए इसे हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। नंबर शब्द के अक्षरों में से 3 अक्षरों वाले चयनित शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। यहाँ नंबर शब्द में हमारे पास 6 अक्षर हैं, इसलिए इसे हम 6p3 6 यानी कुल अक्षर कितने हैं 3, यानी हमें कितने अक्षरों के चयनित शब्दों की संख्या बनानी है। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा वो 6 क्रमगुणित बटा 6 घटा 3 क्रमगुणित, जो कि होगा 3 क्रमगुणित। और इसे हल करने पर 4 गुना 5 गुना 6 जो कि होगा 120। यह स्थिति है जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। प्रमेय 2, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने गए क्रमचयों की संख्या जब वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तब क्या करेंगे? वो उसका सूत्र होगा n की घात r, जब पुनरावृत्ति की अनुमति है। यानी उसी उदाहरण में हम अगर देखें तो हमारे पास उपलब्ध अक्षर हैं 6 और हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो उस सूत्र के अनुसार n की घात r के अनुसार ये हो जाएगा 6 की घात 3 जो कि होगा 216। तो आप फर्क देखिए कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं तो विन्यास है 120 और जब पुनरावृत्ति की अनुमति है तो विन्यास है 216। 10 व्यक्तियों के एक समुदाय में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के चयन के तरीकों की संख्या ज्ञात करनी है, ये मान करके कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो इसे स्पष्टतया हम क्रमचय का सूत्र लगाकर कर सकते हैं। 10p2 यानी 10 तो कुल व्यक्ति जो हमारे पास हैं जिनमें से हमें चयन करना है और 2 जितने व्यक्तियों का चयन करना है। इसे किस प्रकार कर सकते हैं? 10 क्रम गुणित बटा 10 घटा 2 क्रम गुणित, अर्थात 10 क्रम गुणित बटा 8 क्रम गुणित, जो कि होगा 10 गुना 9 यानी 90। हम एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन 90 तरह से कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। शब्द मोहन के अक्षरों में से 3 अक्षरों को अलग अलग किस तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं? मोहन में कुल 5 विभिन्न अक्षर हैं और क्रमचयों की संख्या 5 बटा 5 घटा 3, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा नहीं गया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं। जब ऐसा ना कहा जाए तो हम ये मानकर चलते हैं कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 क्रम गुणित बटा 5 घटा 3 क्रम गुणित, अर्थात 5 क्रम गुणित बटा 2 क्रम गुणित, जो कि हमें 60 विन्यास हमें प्राप्त होंगे। तो आगे चलते हैं। क्रमचय जब वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। अभी तक हमने जो भी उदाहरण लिए, चाहे हमने नंबर अक्षर शब्द लिया या मोहन शब्द लिया, उन सब में वस्तुएं भिन्न भिन्न थी, यानी वर्ण भिन्न भिन्न थे। अब अगर ऐसी वस्तुएं जहाँ पर जो भिन्न भिन्न नहीं है उसमें दोबारा से कोई अक्षर आ रहा है, जैसे शब्द रूट हमने लिया है कि अक्षरों के विन्यास के तरीकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर सभी अक्षर भिन्न भिन्न नहीं हैं, 2 ओ हैं जो समान प्रकार के अक्षर हैं। यदि हम इन्हें अस्थायी रूप से भिन्न भिन्न मान लें कि ये 2 ओ एक जैसे ना होकर के O1 तथा O2 हैं, तो 4 विभिन्न अक्षरों में से एक समय में सभी को साथ लेकर चलने पर क्रमचयों की संख्या 4 क्रम गुणित होती है, क्योंकि हमें इन O1 और O2 इन्हें अलग अलग हमने माना है। तो उसके अनुसार कुल क्रमचय होंगे 4 क्रम गुणित। लेकिन यहाँ पर 2 क्रम गुणित क्रमचय R O1 O2 T तथा R O2 O1 T, इन दोनों में ध्यान दीजिए, यहाँ O1 पहले है,
O2 बाद में है, यहाँ O2 पहले है, O1 बाद में है। ऐसा करने पर हमें जो कि समान क्रमचय होते यदि ये O1 O2 अलग अलग हम इनको नहीं माना गया होता, अर्थात O1 तथा O2 दोनों क्रमचय O ही होते। अतएव क्रमचयों की अभीष्ट संख्या यहाँ हो गई 4 क्रम गुणित बटा 2 क्रम गुणित बराबर 3 गुना 4 अर्थात 12। इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं इस चित्र द्वारा। ये दो अलग अलग स्थितियां, जब हम O1 तथा O2 को भिन्न भिन्न मानकर चलेंगे और यहाँ O1 तथा O2 को भिन्न नहीं माना है हमने, O के समान है। ये दोनों स्थितियां जब ये दोनों एक समान हैं, और ये स्थिति जब ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो हमें भिन्न भिन्न होने पर कितने विन्यास प्राप्त हो रहे हैं? 6 यहाँ 12 यहाँ पर हैं और 12 यहाँ पर। तो जब भिन्न भिन्न हैं तो विन्यास प्राप्त हुए 24, और जब O1 और O2 दोनों O के समान हैं तब हमें विन्यास प्राप्त हुए 6 इस तरफ है और 6 इस तरफ, तो विन्यास प्राप्त हुए हमें 12। तो आप अंतर देखिए, जब O1 O2 भिन्न भिन्न तो 24, जब ये समान है तो 12, क्योंकि 24 को 2 क्रम गुणित से विभाजित करने पर हमें प्राप्त हुआ 12। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। शब्द इंस्टीट्यूट के अक्षरों के पुनर्विन्यास की संख्या ज्ञात करनी है। शब्द इंस्टीट्यूट में कुल अक्षर हैं 9 और हम इसमें विभिन्न अक्षर गिन लेते हैं कि कोई दोबारा तो नहीं आ रहा। इसमें I अक्षर है 2 बार और T अक्षर है कुल 3 बार। यदि ये I अलग अलग होता, I1 और I2 होता, तो इसके विन्यास होते 2 क्रम गुणित, और इसी प्रकार T अगर समान ना होके 3 अलग अलग होते तो इसके विन्यास होते 3 क्रम गुणित। तो आप ये देखिए कि 2 क्रम गुणित गुणा 3 क्रम गुणित समान विन्यास होते यदि ये अलग अलग ना होकर के समान होता, जो कि ये है। ये अलग अलग नहीं है, समान है। तो इस प्रकार के शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास होगा 9 क्रम गुणित बटा 2 क्रम गुणित गुणा 3 क्रम गुणित, क्योंकि ये क्रमचय हमारे समान क्रमचय हैं, इसलिए हम इसे 9 क्रम गुणित से भाग कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे अक्षरों के पुनर्विन्यासों की संख्या होगी 9 क्रम गुणित बटा 2 क्रम गुणित गुणा 3 क्रम गुणित। तो इसे हम एक कथन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां P वस्तुएं समान प्रकार की और शेष भिन्न प्रकार की हैं, उसे हम N क्रम गुणित बटा P क्रम गुणित से दिखा सकते हैं। यहाँ P क्रम गुणित वो संख्याएं हैं जो समान प्रकार की हैं, जैसा कि पिछले उदाहरण में आपने देखा I तथा T समान प्रकार के थे। वस्तुतः इस संबंध में एक व्यापक प्रमेय है जिसे हम इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी जो P वस्तुएं समान हैं वो एक ही वस्तु हो, कई वस्तुएं समान हो सकती हैं, जैसा कि उदाहरण इंस्टीट्यूट में I तथा T दोनों में समानता थी। I 2 बार था और T 3 बार था। तो इस प्रकार हमें ये कथन प्राप्त होगा N क्रम गुणित बटा P1 क्रम गुणित गुणा P2 क्रम गुणित गुणा P3 क्रम गुणित, और ये आगे भी चल सकता है अगर वस्तुओं की संख्या बार बार आ रही है एक से अधिक वस्तुओं की। तो जहाँ P1 वस्तुएं एक प्रकार की, P2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की, Pk वस्तुएं K प्रकार की, और इस तरह से शेष वस्तुएं यदि कोई हैं और वो भिन्न प्रकार की हैं तो हम उसे इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं इसे। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0,
1, 2, 3, 4 तथा 5 से बनाया जा सकता है और यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब हमारे पास उपलब्ध अंक हैं 6 और हमें संख्याएं बनानी हैं 100 से 1000 के बीच। अब 100 से 1000 के बीच संख्याएं अर्थात हम 101 से 999 तक कोई भी संख्या बना सकते हैं। अब ये तो है 3 अंकीय संख्याएं और हमें 6 में से इसका मतलब केवल 3 अंकों की संख्याएं चुननी है, 3 अंक चुनने हैं, तो उसके विन्यास होंगे 6 P 3, 6 क्रमचय 3। लेकिन इसमें वो सभी संख्याएं भी शामिल हैं जहां सैकड़े के स्थान पर शून्य आ रहा है। उदाहरण के तौर पर 0, 3, 4, 5, 1। अब ये तो 3 अंकीय संख्याएं नहीं कहलाएंगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ हमें इस प्रकार की संख्याएं जहां सैकड़े के स्थान पर शून्य आ रहा है वो इसमें से घटानी पड़ेंगी। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जहां सैकड़े के स्थान पर शून्य आ रहा है, उसके लिए हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास 2 अंकीय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमने इसके लिए एक शून्य के लिए ये स्थान निर्धारित कर दिया जो हमें नहीं चाहिए। और हमारे पास अब अंक बचे 5, क्योंकि शून्य हमने हटा दिया। इन स्थानों पर हमें केवल 5 अंकों का प्रयोग करना है और 5 अंकों का प्रयोग करना है। इसके विन्यास होंगे 5 P 2। उपलब्ध अंक 5 और लेने हैं 2। तो इस प्रकार ये वो संख्याएं हैं जो 2 अंकीय संख्याएं हैं। अब हमें इन विन्यासों में से इसे घटा देंगे। 6 P 3 घटा 5 P 2। इसे हल करने पर जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी वो संख्याएं होंगी जो अंक 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 से बनी हैं और वो 3 अंकीय हैं, अर्थात वो 100 से 1000 के बीच में हैं। चलिए हम एक और उदाहरण करते हैं जहां हम क्रमचय के सूत्र से अज्ञात संख्या को प्राप्त करना सीखेंगे। यदि हमें ये एक समीकरण के रूप में दे रखा है क्रमचय का संबंध, इसे पहले हम बाएं पक्ष में क्रमचय के सूत्र से खोल लेंगे, 4 क्रमगुणित बटा 4 घटा r क्रमगुणित। उसी प्रकार दाएं पक्ष में हम 5 क्रमगुणित बटा 5 घटा r घटा 1 क्रमगुणित से खोल लेंगे। यहाँ पर 5 और 4 क्रमगुणित गुणा होने पर हमें मिलेगा 5 क्रमगुणित और यहाँ 6 को भी हम 5 क्रमगुणित से गुणा के रूप में लिख लेंगे। अब आप जानते हैं यहाँ 5 जमा 1 ये हो जाएगा 6 घटा r और यहाँ 5 घटा r है ही, ये 5 घटा 1 हो जाएगा 4 घटा r क्रमगुणित। अब यहाँ दोनों तरफ अंश में देखिए 5 क्रमगुणित है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए इसे दोनों तरफ काटा जा सकता है। और इसी प्रकार 4 घटा r क्रमगुणित दोनों तरफ है जो कि शून्य नहीं है, क्योंकि r 4 से बड़ा है, इसलिए ये दोनों तरफ ये भी काटा जा सकता है। अब हमारे पास क्या बचा, इधर बचा 1 और यहाँ बचा 6 बटा 6 घटा r और 5 घटा r, जिसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए। 6 घटा r 5 घटा r बराबर 6। इसे गुणा करने पर हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। इस द्विघात समीकरण में मध्य पद तोड़ने पर हमें मिलेगा घटा 11r की जगह पर घटा 8r घटा 3r और इसे गुणनखंड बनाएंगे तो r घटा 8 और r घटा 3 जो कि दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, जिससे हमें r का मान 8 तथा 3 प्राप्त होगा। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ इस समीकरण में हमें n का मान ज्ञात करना है। अंश में है n क्रमचय 4, हर में है n घटा 1 क्रमचय 4 बराबर 5 बटा 3, जहाँ n 4 से बड़ा है। इसे हम क्रमचय के सूत्र से खोल लेंगे। n क्रमगुणित
बटा n घटा 4 क्रम गुणित सूत्र के अनुसार, और बटा इसे खोलेंगे तो ये होगा n घटा 1 क्रम गुणित बटा n घटा 1 घटा 4 क्रम गुणित, जो कि बाद में बदल कर हो जाएगा n घटा 5 क्रम गुणित। इसे अगर हम साधारण रूप में लिखें तो ये बन जाएगा n क्रम गुणित बटा n घटा 4 क्रम गुणित गुना, ये संख्या हमारी ऊपर चली जाएगी, n घटा 5 क्रम गुणित बटा n घटा 1 क्रम गुणित। अब जैसा कि पहले भी बताया था कि इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा क्रम गुणित बड़ा है, उसे खोलेंगे। यदि हम इसे खोलेंगे, इन दोनों में से तुलना करें तो n क्रम गुणित को खोलेंगे n गुणा n घटा 1 क्रम गुणित, और इन दोनों में से n घटा 4 क्रम गुणित बड़ा है, उसे खोलेंगे, इसे वैसे ही रहने देंगे n घटा 5 क्रम गुणित। और ये खोलने पर मिलेगा हमें n घटा 4 गुणा n घटा 5 क्रम गुणित, ये 5 है, और गुणा n घटा 1 क्रम गुणित। अब ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए, n घटा 5 और ये कट जाएगा, हमारे पास इस तरफ शेष रहा n अंश में और हर में रहा n घटा 4, और हमारे दाएं पक्ष में था 5/3। इसे हम अगर इस प्रकार गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3n बराबर 5 गुना n घटा 4। खोलने पर मिलेगा 5n घटा 20, और यहाँ हमारे पास है 3n। ये ऋणात्मक संख्या है, इसे हम इस तरफ ले आएंगे और 3n को उस तरफ ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा 20 बराबर 5n घटा 3n अर्थात 2n। तो 2n बराबर हो गया 20 के, तो n हो जाएगा बराबर 10 के। तो इस प्रकार हमने n का मान ज्ञात कर लिया, जो कि हमसे पूछा गया था। आइए क्रमचय को समझने के लिए एक और उदाहरण लें। इस उदाहरण में डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले शब्दों के विन्यासों की संख्या ज्ञात करनी है। दो अलग अलग स्थितियां हैं, जब सब स्वर एक साथ रहें, दूसरी स्थिति में स्वर एक साथ ना रहें। अब डॉटर शब्द में कुल अक्षर हैं 8, और 8 ही अक्षर वाले शब्दों के विन्यास प्राप्त करने हैं। ये सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं। इसमें स्वरों की बात हो रही है, तो स्वर कौन कौन से हैं? स्वर हैं इसमें 3, जो कि हैं ए, यू तथा ई। अब हमारी स्थिति है कि सब स्वर एक साथ रहें, तो हम ये मान के चलेंगे ए, यू तथा ई एक साथ एक अक्षर के रूप में आएंगे। अगर हमें इसे एक अक्षर मान लें और इन तीनों अक्षरों को इसमें से घटाने पर शेष अक्षर जो होंगे वो होंगे, जो कि व्यंजक हैं, वो हैं हमारे 5। तो 5 अक्षर ये और ये एक अक्षर इकट्ठा मिलाकर हो गए 6 अक्षर। तो इसके क्रमचयों की संख्या बनेगी 6 p 6 गुना, अब ये 3 अक्षर जो एक साथ आ रहे हैं वो तो आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं, तो वो अपना स्थान आपस में बदलकर कितने क्रमचय बनाएंगे? ये आपस में बदलकर अपना स्थान बनाएंगे 3 क्रमगुणित क्रमचय, और ये 6 क्रमचय 6 होता है 6 क्रमगुणित गुणा ये 3 क्रमगुणित। गणना का आधारभूत सिद्धांत से ये हमारे पास
कुल क्रमचय आएंगे 4 3 2 0। इसको हल करने के बाद, जो कि किस स्थिति में, जब सभी स्वर एक साथ लिए हैं। अब दूसरी स्थिति में जब हमारे पास सब स्वर एक साथ ना रहें, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि हमारे पास कुल 8 अक्षरों से बने शब्दों के विन्यास हों, उनमें से हम सभी स्वर जहां एक साथ आ रहे हैं उसे घटा दें, तो जो शेष अक्षर बचेंगे वो अक्षर होंगे जिनमें सभी स्वर एक साथ नहीं आ रहे। तो कुल 8 अक्षरों से बने विन्यास, कुल 8 अक्षरों के विन्यास 8 ही उपलब्ध हैं और 8 के 8 हमें लेने हैं, तो विन्यास होंगे 8 क्रम गुणित। इनमें से यदि हम इन्हें घटा देंगे तो शेष जो बचेंगे वो सब स्वर एक साथ ना रहने वाली स्थिति आ जाएगी। 6 क्रम गुणित गुणा 3 क्रम गुणित। अब इन सब में से बड़ा जो क्रम गुणित है वो है 8 क्रम गुणित, जिसे खोलेंगे हम 8 गुना 7 गुना 6 क्रम गुणित के रूप में, और यहाँ पे 6 क्रम गुणित और 3 क्रम गुणित वैसे ही रहेगा। इस पद में से और इस पद में से 6 क्रम गुणित को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। यहाँ पे बचा 8 गुना 7 56, और यहाँ बचा 3 क्रम गुणित को खोलेंगे तो 6, और ये आ जाएगा 6 क्रम गुणित गुना 50। अब 6 क्रम गुणित होता है 720, 720 गुना 50 बराबर 36,000। इतने विन्यास हमें ऐसे मिलेंगे जहां स्वर एक साथ नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार आप क्रमचय के सूत्र से बहुत प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सारांश की ओर। आज के मॉड्यूल में हमने किया क्रमचय सूत्र तथा प्रमेय 2। जब पुनरावृत्ति की अनुमति है तो क्रमचय सूत्र हो जाता है n की घात r। हमने किया क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। इस स्थिति में हमने 2 अलग अलग सूत्रों का अध्ययन किया। पहली परिस्थिति, जब हमारे n में से एक ही वस्तु बार बार आ रही है, तब हम उसे लिखेंगे n क्रम गुणित बटा p क्रम गुणित। और यदि n में से एक से अधिक वस्तुएं बार बार आ रही हैं तो उसे हम लिखेंगे n क्रम गुणित बटा p1 क्रम गुणित गुणा p2 क्रम गुणित गुणा p3 क्रम गुणित। और इससे संबंधित आज हमने प्रश्नों का अभ्यास किया। आशा करते हैं आपको आज का पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।